हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको सीएमए इंटर ग्रुप 1 लॉ एंड एथिक्स का सर्टिफाइड कॉपी ऑफ आंसर शीट डिस्कस करने वाला हूं। ये रिसेंटली जो दिसंबर 22 का एग्जामिनेशन हुआ था सीएमए इंटर ग्रुप 1 का, और वहां पर क्या क्या क्वेश्चन आया था लॉ एंड एथिक्स का और वो क्वेश्चन के अगेंस्ट कैसे लिखना है, वो सब मैं आपको इस सर्टिफाइड कॉपी ऑफ आंसर शीट के द्वारा बताने वाला हूं। और इसके साथ साथ कि कैसे प्रेजेंटेशन स्किल्स को इंक्रीज करना है, वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरे अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ये सर्टिफाइड कॉपी ऑफ आंसर शीट मेरा ओन का है, मेरा ओन हैंड रिटन सर्टिफाइड कॉपी ऑफ आंसर शीट, जो कि मैंने दिसंबर 22 टर्म में लॉ एंड एथिक्स में एग्जाम में दिया था, राइट। तो मुझे मिला है 58 मार्क्स लॉ एंड एथिक्स में। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि सेक्शन ए जो 25 मार्क था, वहाँ पर मिला है 22 मार्क्स, मतलब 3 मार्क मेरे मिस्टेक के वजह से, गलती की वजह से 3 मार्क मेरा क्या मतलब फॉल्स हो गया, इसलिए 25 से 22 मार्क्स मिला है। और क्वेश्चन नंबर 2 जो 15 मार्क था, वहाँ पर फुल 15 मार्क मिला है। और क्वेश्चन नंबर 4 में मिला है 7 मार्क, एंड क्वेश्चन नंबर 5 में मिला है 5, क्वेश्चन नंबर 7 में मिला है 7 मार्क, एंड क्वेश्चन नंबर 8 में 2। तो ये सब मिलाकर हो रहा है 58 मार्क्स। तो कैसे हम एग्जाम में लिखना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। प्रेजेंटेशन स्किल्स को कैसे इंक्रीज करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, राइट। जितना आता है उतना लिखना है और पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1A में जो 10 मार्क्स था और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वहाँ पर सब कुछ ठीक है, सिर्फ मैंने गलती कर दिया कहाँ पर ना, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ट्रिपल आई जो कि होना चाहिए था LLP एग्रीमेंट, वहाँ पर मैंने लिख दिया द फॉर्म नंबर 5, राइट। वो एक्चुअली होना चाहिए था, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 1 का ट्रिपल आई में क्वेश्चन था एनी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप LLP में चेंज इट्स नेम बाय फॉलोइंग द प्रोसीड्यूर एज लेड डाउन इन व्हिच टाइप ऑफ फॉर्म, द पार्टनरशिप एक्ट, द रूल्स फॉर LLP, या फिर द फॉर्म नंबर 5, या फिर द LLP एग्रीमेंट। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए था द LLP एग्रीमेंट, और मैंने क्या किया, मैंने लिख दिया द फॉर्म नंबर 5, राइट। तो इसलिए ये गलत हो गया, यहाँ पर 0 मिला है मुझे। तो ऐसे ही देन क्वेश्चन नंबर 1B चॉइस कॉलम 1 विद कॉलम B, तो वहाँ पर जो कॉलम 1 कॉलम B का 5 मार्क्स था, पूरा फुल मुझे 5 मार्क्स मिला है। स्वीट इक्विटी शेयर्स का होता है एम्प्लॉइज, मिस रिप्रेजेंटेशन कॉलम 2 मैच कर रहा है ऑन इंटेंशनली, ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर, ये इसका राइट आंसर है द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी। और देन कंटिन्यू यहाँ पर हुआ बिल ऑफ एक्सचेंज का ऑन कंडीशनल ऑर्डर, एंड इथोस आता है कैरेक्टर, राइट। तो यहाँ पर 5 to 5 मार्क पूरा फुल मिला है, सब कुछ ठीक था मेरा, इसलिए पूरा फुल 5 to 5 मार्क मिला है, राइट। तो ऐसे हमको प्रेजेंटेशन स्किल्स को इंक्रीज करना है, ऐसे ही लिखना है एग्जाम में। देन फिर क्वेश्चन नंबर 1C, whether the sentence is true or false, तो क्वेश्चन नंबर 1C में पहला क्वेश्चन था ए कॉन्विक्ट कैनॉट एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट व्हाइल ही इज अंडरगोइंग इम्प्रिजनमेंट। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए था फॉल्स, जो मैंने ट्रू लिख दिया, तो ये गलत हो गया मेरा, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 2I जो कि था ग्रेचुइटी शैल बी पेबल टू एन एम्प्लॉई ऑन हिज डिसेबलमेंट ड्यू टू डिजीज आफ्टर ही हैज रेंडर्ड 7 years ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस। तो इसका भी राइट आंसर फॉल्स होगा, तो यहाँ पर भी फॉल्स हुआ, मैंने लिखा है, तो राइट आंसर मिला है। देन क्वेश्चन नंबर ट्रिपल आई बोलता है मेंबर्स ऑफ द कंपनी कैनॉट ऑफर होल और पार्ट ऑफ देयर होल्डिंग ऑफ शेयर्स टू द पब्लिक। तो ये भी ट्रू है, ये फॉल्स है, लेकिन मैंने उसको ट्रू लिख दिया, इसलिए मेरा गलती हो गया, यहाँ पर 0 मिला है मुझे, राइट। क्वेश्चन नंबर IV ट्रू है, द e-voting शैल रिमेन ओपन फॉर नॉट लेस देन 3 days एंड शैल क्लोज एट 5 PM ऑन द डेट प्रीसीडिंग द डेट ऑफ जनरल मीटिंग। तो ये भी ट्रू है और मेरा भी आंसर ट्रू आया है, तो इसलिए 1 मार्क मिला है। एंड अगेन
क्वेश्चन नंबर 1C का भी क्वेश्चन था, हाई एथिकल परफॉर्मेंस ऑल्सो प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल्स हु वर्क इन बिजनेस। ये भी ट्रू है, तो यहाँ पर ट्रू भी मैंने लिखा है, तो यहाँ पर 1 मार्क भी मिला है, राइट। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 5 मार्क्स से 4 मार्क्स मुझे मिला है। क्वेश्चन नंबर 1D में अगेन 4 मार्क्स मिला है, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स होता है। फिल इन द ब्लैंक्स आई में है, क्वेश्चन नंबर आई में है, द पर्सन टू हुम द गारंटी इज गिवन इज कॉल्ड क्रेडिटर। तो ये भी सही है, सॉरी ये गलती हो गया, यहाँ पर 0 मिला है मुझे। ये इसका आंसर एक्चुअली होना चाहिए था क्या, क्वेश्चन नंबर डी आई में होना चाहिए था, एक्चुअली होना था, हाँ क्रेडिटर। ये ठीक है, लेकिन यहाँ पर 0 मिला है, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। एक्चुअली इसका आंसर भी क्रेडिटर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर डी आई का। मैंने भी क्रेडिटर लिखा हूँ, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर 0 दिया है, तो ये मेरे अच्छा 0 दिया था, उसके बाद फिर से 1 मार्क मिला है यहाँ पर, तो 5 मार्क्स मिला है। देन क्वेश्चन नंबर डबल आई का राइट आंसर होना चाहिए था अल्टीमेट कंट्रोल, और मेरा भी अल्टीमेट कंट्रोल ही आया है। ऑक्यूपायर ऑफ ए फैक्ट्री हैज डैश कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री, तो मैंने लिखा हूँ अल्टीमेट कंट्रोल, तो यहाँ पर भी राइट आंसर मिला है, राइट। अगेन बिफोर इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी द प्रोमोटर हैज टू सिलेक्ट ए डैश फॉर द कंपनी। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए था वो होना चाहिए था नेम, और मैं भी नेम लिखा हूँ, तो यहाँ पर 1 मार्क मुझे मिला है। देन क्वेश्चन नंबर आई भी, नोटिस ऑफ चेंज ऑफ नेम शैल बी गिवन टू द रजिस्ट्रार इन फॉर्म नंबर 5 विद इन डैश डेज ऑफ कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट्स। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए था 30 डेज, और मैंने भी लिखा हूँ 30 डेज, तो राइट आंसर है 30 डेज। यहाँ पर भी मुझे 1 मार्क मिला है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर बी एथिक्स के रिलेटेड है। एथिक्स आर सेट ऑफ नॉर्मल प्रिंसिपल्स दैट गाइड ए पर्सन्स बिहेवियर। तो यहाँ पर भी राइट आंसर मैंने लिखा हूँ बिहेवियर, तो यहाँ पर 1 मार्क्स मिला है। ऐसे करके कुल मिला के सेक्शन ए के अंदर मुझे मिला है आउट ऑफ 22 मार्क्स मिला है। 25 से मुझे मिला है 22 मार्क्स, राइट, फेयर इनफ। तो 25 से अगर 22 हमारा MCQ में आ रहा है तो एग्जामिनेशन तो पक्का होना चाहिए था। मैंने मिस्टेक की वजह से 2 मार्क मेरा कट गया, तो ठीक है। देन आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। देखो लॉन्ग क्वेश्चन में क्या होता है, कैसे हमको प्रेजेंटेशन इंक्रीज करना है, कैसे हमको क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन में था डिस्क्राइब द डिफरेंट वेज अंडर व्हिच ए कॉन्ट्रैक्ट में बी डिस्चार्ज। डिस्क्राइब द डिफरेंट वेज अंडर व्हिच ए कॉन्ट्रैक्ट में बी डिस्चार्ज। एक कॉन्ट्रैक्ट कैसे डिस्चार्ज होता है उसका वेरियस डिफरेंट वे बताओ। तो यहाँ पर 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो मैंने कैसे लिखा हूँ, देखो मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 when the rights and obligation of one party comes to an end the contract is said to be discharged। पूरा अच्छे से लिखा हूँ मैंने मीनिंग्स। देन द डिफरेंट वेज और मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर एक्सप्लेन बिलो। कैसे कैसे कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है वहाँ मैंने वो सब मैंने यहाँ पर मेंशन किया। पहले डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, discharged by agreement, discharged by operation of law, then discharged by impossibility of performance, discharged by lapse of time and discharged by breach of contract। discharged by breach of contract। तो ये 6 ways of different type of ways of कैंसिल करना है कॉन्ट्रैक्ट को, कैसे ये डिफरेंट टाइप ऑफ वेज होता है। जैसे कि एक कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया जाए, तो मैंने पहले लिख दिया जो की पॉइंट्स था मैंने लिख दिया। देन एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर दिया। एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉइंट नंबर 1 दैट इज डिस्चार्ज ऑफ परफॉर्मेंस। कैसे परफॉर्मेंस डिस्चार्ज होने से कैसे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है। देखो डिस्चार्ज ऑफ परफॉर्मेंस अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। क्या है, एक है एक्चुअल और एक है अटेम्प्टेड। एक्चुअल है, अटेम्प्टेड है, राइट। तो पूरा बुक्स में जो है पूरे टू द पॉइंट मैंने लिखा हूँ यहाँ पर। ए कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिस्चार्ज बाय आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल्सो ए कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिस्चार्ज थ्रू अटेम्प्टेड, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 2 डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के द्वारा कैसे कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है ना। द वेरियस मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थ्रू एग्रीमेंट आर बिलो। कैसे ना, एक तो नोवेशन के द्वारा होता है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है, डिस्चार्ज होता है। देन ऑल्टरेशन, देन रिमिशन, देन रेसिशन, देन वेबर। तो नोवेशन क्या है, नोवेशन का मीनिंग भी मैंने लिखा हूँ, जो सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यू कॉन्ट्रैक्ट एगेंस्ट ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये होता है नोवेशन। ऑल्टरेशन क्या होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिस्चार्ज थ्रू ऑल्टरेशन। रेमिशन क्या होता है, एक्सेप्टेंस ऑफ लेसर परफॉर्मेंस, राइट। तो ये भी मैंने लिखा हूँ अच्छे से। रिसिशन क्या है,
इट मीन्स कैंसिलेशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है तो ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाता है, राइट। वेवर, थ्रू वेवर ए कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिस्चार्ज, वेवर के द्वारा भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है, राइट। देन पॉइंट नंबर 3, डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो ऑपरेशन ऑफ लॉ के द्वारा कैसे कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है ना। ए कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिस्चार्ज थ्रू वेरियस मोड्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ। डिस्चार्ज थ्रू ऑपरेशन ऑफ लॉ अगेन डिवाइडेड इनटू वेरियस सब हेड्स, दीज आर मेंशन बिलो। क्या डेथ के द्वारा भी हो सकता है। इंसॉल्वेंसी, अगर एक पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इंसॉल्वेंट होता है तो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाता है। तो ऐसे ही अगर डेथ होगा, एक पार्टी का अगर डेथ हो गया कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो फिर जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हुआ था वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो इंसॉल्वेंसी की वजह से भी कैंसिल होता है कॉन्ट्रैक्ट। देन अनऑथराइज्ड मटेरियल अल्टरेशन, अनऑथराइज्ड मटेरियल अल्टरेशन के वजह से ऑल्सो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कैंसिल होता है। तो जितना, मेरे कहने का मतलब यह है कि जितना भी पॉइंट है बुक्स के अंदर पूरा के पूरे अच्छे से लिखना है, तो फिर जाकर पूरा फुल टू फुल मार्क मिलेगा। तो मैंने क्या किया हूँ, पूरा फुल टू फुल पूरे अच्छे से लिखा हूँ, इसलिए मुझे पूरा फुल टू फुल 10 मार्क्स मिला है, राइट। तो डेथ कैसे ना, व्हेन द पार्टी बिफोर कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन होने से पहले डेथ हो जाता है, देन विल ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज, वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। इंसॉल्वेंसी की वजह से भी जनरली इफ ए कॉन्ट्रैक्ट बिकम इंसॉल्वेंट, देन if a party of a contract become insolvent, then also contract cannot be executed at all, right। तो मैंने इसको अच्छे से लिखा हूँ, इसलिए मुझे पूरा फुल टू फुल मार्क मिला है अनऑथराइज मटेरियल अल्टरेशन की वजह से, मर्जर की वजह से। देन डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, discharge by impossibility of performance, when a contract cannot be executed due to impossibility of performance or which is beyond the capacity of the parties to execute, then a contract comes to an end automatically, right। तो मैंने क्लियरली लिखा हूँ, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कोई परफॉर्मेंस इम्पॉसिबिलिटी की वजह से कैंसिल होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाता है। पूरा करेक्ट आंसर दिया हूँ मैंने। डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, अगर कॉन्ट्रैक्ट का जो टाइम था, जो ड्यूरेशन था, अगर वो लैप्स हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। देन डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ऑब्वियसली इफ वन ऑफ द पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज मतलब ब्रीच करता है, मना करता है, कुछ भी गलती करता है, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर मुझे 10 मार्क्स मिला है, तो यहाँ पर मुझे 10 to 10 मार्क्स मिला है। अगेन क्वेश्चन नंबर ए के अंदर मुझे पूरा फुल टू फुल 10 मार्क्स से 10 मार्क्स पूरा फुल टू फुल मिला है, राइट। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का बी। क्वेश्चन नंबर 1 का बी किधर है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बी, यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 1 बी कहाँ लिखा हूँ मैंने। क्वेश्चन नंबर 1 बी, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 1 बी था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 का बी, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का बी, यहाँ पर क्वेश्चन क्या था ना, मिस्टर अजय इज अनकॉन्शियस ऑफ हिज माइंड when he enters into an agreement with Mr. Vijay on 15 July 2022 in the evening to sell his office space to him within 15 October 2022. Next day, Mr. Ajay declares that he was not well and conscious last night, and now he is not willing to transfer the office space to Mr. Vijay. Now, Mr. Vijay is arguing that as Mr. Ajay has already signed the agreement, he will have to transfer the property in his name. So decide whether the contract is valid or not. तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑन साउंड माइंड का क्वेश्चन था, जिस क्वेश्चन मतलब एक लॉ का क्वेश्चन था जिसका वेटेज था 5 मार्क्स। तो मैंने भी पूरे अच्छे से लिखा हूँ, इसलिए मुझे फुल टू फुल 5 मार्क्स मिला है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2B का 5 मार्क्स भी मिला है। मतलब क्वेश्चन नंबर 2B का जो A-B का जो क्वेश्चन था मैंने पूरे अच्छे से लिखा हूँ, इसलिए मुझे पूरा फुल टू फुल 15 मार्क्स मिला है। देखो मैंने क्या लिखा। As per the Indian Contract Act 1872, an agreement with unsound mind is void and invalid, and when he becomes sound mind, after that contract can be made. So here Mr. Ajay is unconscious of his mind when he entered into an agreement with Mr. Vijay on 15 July 2022 in the evening to sell his office space to him within 15 October 2022. Next day, Mr. Ajay declares that he was not well and conscious last night. So at the time of agreement, he is on sound mind. जब एग्रीमेंट किया उस टाइम वो ऑन साउंड माइंड था,
देयरफॉर कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी वैलिड, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। एंड ऑल्सो मिस्टर विजय कैन नॉट सक्सीड टुवर्ड्स प्रोक्यूरिंग सच ऑफिस स्पेस फ्रॉम मिस्टर विजय। सिंपल, पूरे के पूरे सिंपल। इफ सच कॉन्ट्रैक्ट इज मेड व्हेन अजय बिकम साउंड माइंड देन ओनली कॉन्ट्रैक्ट कैन बी वैलिड एंड एनफोर्सेबल, राइट। तो यहाँ पर फुल टू फुल देखो 5 मार्क्स मुझे मिला है, आउट ऑफ 5 मार्क्स मुझे 5 मार्क्स मिला है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 2B में मुझे पूरा 5 मार्क्स मिला है और A में 15 मार्क्स मिला है। तो ऐसे करके पूरा देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2A में मिला है 10 मार्क्स एंड क्वेश्चन नंबर B में 5 मार्क्स, मतलब फुल 15 मार्क्स मिला है, राइट। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने अटेंड नहीं किया हूं, मैंने अटेंड किया था क्वेश्चन नंबर 4, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या था? क्वेश्चन नंबर 4A का क्वेश्चन था, डिस्कस द पावर ऑफ एन इंस्पेक्टर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज प्रेस्क्राइब्ड इन द फैक्ट्री एक्ट 1948। इंस्पेक्टर का पावर क्या होता है जो कि राज्य सरकार के द्वारा अपॉइंटमेंट होता है, आज प्रेस्क्राइब्ड इन द फैक्ट्री एक्ट 1948, आज प्रेस्क्राइब्ड इन द फैक्ट्री एक्ट 1948। तो मैंने क्या लिखा हूं, सी powers of an inspector under Factory Act 1948 given under Section 9. State government given power to appoint an inspector under the Factory Act 1948 and also such local limits as per the requirement of said factory. Inspector under a factory deemed to be a civil servant as per the Factory Act 1948. Right? तो पावर्स कहाँ मिलता है? सेक्शन 9 के अंदर। तो सेक्शन 9 भी मैंने मेंशन किया हूँ, तो सेक्शन आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। सेक्शन रखोगे तो मार्क मिलेगा, सेक्शन लिखोगे तो मार्क मिलेगा, राइट। तो मैंने पॉइंट 1 में लिखा हूँ, टू सर्च एंड सीजियर एनी डॉक्यूमेंट्स ऑफ द फैक्ट्री इफ फाउंड सस्पिशियस का अगर कुछ मिला है तो वो मतलब सर्च सीजियर कर सकता है इंस्पेक्टर। देन टू विजिट एनी प्लेस और प्रीमाइसेस विद इन द फैक्ट्री टू चेक वेदर एवरीथिंग इज विद इन द रूल्स एंड regulations as per the Factory Act, to seize or take possession of or substance if found suspicious or not in order, to make complete examination of working conditions of workers who were worked with the factory and accordingly make appropriate decisions. Then question point number 5 में मैंने लिखा हूँ, to make surprise audit of factory and gather such relevant documents to verify whether any malpractices are going on with the factory or not. Take such other actions as may be prescribed under the Factory Act 1948, राइट। तो यहाँ पर 5 से मुझे 4 मार्क्स मिला है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन था और 9 मार्क्स का क्वेश्चन था, 9 से मुझे मिला है 4 मार्क्स। तो कुछ गलती के वजह से, पता नहीं क्या गलती है, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट इधर उधर हो गया है, इसलिए 9 से 4 मार्क्स मिला है मुझे, राइट। और क्वेश्चन नंबर 4B होता है क्या? Discuss the different provisions relating to pension fund as per section 23 of the PF-RDA Act 2023. As per PF-RDA Act 2023, right? 2013. तो मैंने क्या लिखा हूँ? As per the said act, any one or two persons appointed under the national pension system to collect fund from subscribers, accumulate them and payment made according to the PF-RDA Act 2013. Any record keeping agency, accounting and transmission of data conducted through point of presence to central record keeping agency, right? The persons appointed as per section 23 of the PF-RDA Act 2013 are deemed to be pension fund for the purpose of collecting money from subscribers. There may be more than one pension fund or say multiple pension fund in an area, but subject to one of the pension fund must be government fund. तो मैंने ये लिखा हूँ, तो इसलिए मुझे यहाँ पर कितना मार्क मिला है? 3 मार्क्स मिला है। आउट ऑफ 6 मार्क मुझे 3 मार्क्स मिला है। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 में मुझे 4 + 3 7 मार्क्स मिला है, राइट। तो आपको क्या करना है ना, पूरे पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। अगर कुछ गलती लिखोगे तो मार्क नहीं मिलेगा, ये इंस्टीट्यूट ये बोल रहा है कि पूरे के पूरे अच्छे से लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 7 में था
क्वेश्चन नंबर 7A में था व्हाट आर द एरियाज इन बिजनेस एथिक्स, राइट ए नोट ऑफ द सेम। बिजनेस एथिक्स का एरियाज क्या है, इसके ऊपर कुछ नोट लिखो। तो मैंने क्या लिखा हूँ, द वेरियस एरियाज इन बिजनेस एथिक्स आर पॉइंटेड आउट बिलो। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी जिसको कहते हैं CSR, देन फिड्यूशियरी रिलेशनशिप विद द स्टेक होल्डर एंड इंडस्ट्रियल एस्पियोनेज, राइट। तो एथिकल बिहेवियर एंड कॉर्पोरेट social responsibility can provide significant benefits or sales plays crucial role in business ethics. Okay, all such important points highlighted below. क्या क्या पॉइंट है, attract more customer to firm's product, thereby increasing sales and profit, boost employee morale, create good image, healthy competition, improve consumer confidence and increase productivity and growth of the firm. So यहाँ पर मुझे 2+1 3 मार्क्स मिला है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 7A में मुझे 3 मार्क्स मिला है और क्वेश्चन नंबर 7B में मुझे मिला है कितना मार्क, 4 मार्क्स मिला है, राइट। क्वेश्चन नंबर 7B क्या था ना, व्हाट आर द प्रोसीजर्स फॉर नोइंग द अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी एज पर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। तो मैंने यहाँ पर अच्छे से लिखा हूँ, एज पर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, वंस एन एम्प्लॉय फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू ऑब्टेन ग्रेच्युटी, then immediately whether application has been made or not by the said employees, it is the responsibility of the employer to determine such amount of gratuity to be paid to the concerned employee, and within 30 days send notice to the concerned employee, and also one of the notice will send simultaneously to the controlling authority for the purpose of giving gratuity, right. If any delay towards providing gratuity by the employer साइड, देन ए रूल ऑफ 10% क्या होगा, माइनस हो जाएगा, डिडक्ट ऑफ इंटरेस्ट विल बी प्रोवाइडेड एज पर द ग्रेच्युटी एक्ट 1972। इफ एनी डिले फ्रॉम एम्प्लॉई ग्राउंड देन ग्रेच्युटी शैल नॉट बी पेबल, राइट। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7B में मुझे 4 मार्क्स मिला है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था और 5 मार्क्स में मुझे 4 मार्क्स मिला है, राइट। तो ऐसे ही अगर पूरे पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से लिखोगे तो फिर आउट ऑफ मार्क मिलेगा। मेरा 5 मार्क्स का क्वेश्चन था और वहाँ पर मुझे 4 मार्क्स मिला है, राइट। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 में मुझे मिला है 7 मार्क, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 5 भी मैंने अटेंड किया था। क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑल अबाउट इशू ऑफ बोनस शेयर्स, discuss the relevant provisions of the Company Act 2013 relating to issue of bonus shares, right। तो issue of bonus shares क्या है, हम लोगों को पता है। As per the Company Act 2013, bonus shares can be paid out of free reserves, security premium account and capital redemption reserve account। बस वेरी क्लियर। तो यहाँ पर मैंने ये पॉइंट लिखा है तो मुझे 2 मार्क्स मिला है। नो बोनस shares shall be paid in lieu of dividend, no bonus shares shall be paid through revaluation of assets, right। तो यहाँ पर मुझे क्वेश्चन नंबर 5 में 3 मार्क्स मिला है, राइट। और क्वेश्चन नंबर 5B रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस। क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑल अबाउट व्हाट एक्शन मे बी टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस ऑफ सेक्शन 8 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। तो वो 6 मार्क का क्वेश्चन था और मुझे यहाँ पर कितना मार्क मिला है, 1+1 2 मार्क्स मिला है, ओके। तो आज पर द कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 8 are granted license by central government. Section 8 company are created for non-profit. The main objective of Section 8 company to promote art, science, sports, culture, religious, commerce, etc. has its object to invest towards promoting its object. Such companies are prohibited to share dividend to its existing shareholders. So, if any violation made regarding the registration of such Section 8 company, then central government has the power to revoke the license of such company. तो मैंने इसको अच्छे से लिखा हूँ, यहाँ पर 2 मार्क्स मुझे मिला है। और क्वेश्चन नंबर 8 भी मैंने अटेम्प्ट किया हूँ, वहाँ पर मुझे 2 मार्क्स मिला है। क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑल अबाउट इम्प्रूविंग एथिकल बिहेवियर इन बिजनेस। तो एथिकल बिजनेस को कैसे इम्प्रूव करते हैं बिजनेस के अंदर, तो वो मैंने लिखा हूँ, एथिक्स प्लेज सिग्निफिकेंट रोल टुवर्ड्स इम्प्रूविंग ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ऑफ द फर्म। Ethics is a set of moral principles, so employee in an organization must follow ethical standards. Good ethical behavior leads to long-term success in an organization, attract more customers to the organization due to good ethical manner, through good ethical behavior in an organization, right? In an organization. So, section employees are encouraged and motivated to work harder and thereby incur productivity within less time. तो हेल्दी कंपटीशन एंड गुड इमेज क्रिएट होता है ड्यू टू गुड एथिकल बिहेवियर। ऐसे ही मैंने लिखा हूँ तो मुझे 2 मार्क्स मिला है, राइट। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है
और आपने पॉइंट टू पॉइंट लिखा है एग्जाम में, तो फिर आपको स्टेप मार्किंग मिलेगा और आउट ऑफ मार्क भी मिलेगा, राइट। जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर टू में मुझे पूरा फुल टू फुल 15 मार्क मिला है, तो इसके लिए तो मेरे को 58 मार्क्स मिला है लॉ एंड एथिक्स पेपर में। तो आपका प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंटेशन जितना इंपॉर्टेंट होगा उतना अच्छा मार्क मिलेगा। तो लॉ में हमेशा मतलब एस्पिरेंट जो कैंडिडेट्स होते हैं वहाँ पर बार बार मतलब ऑब्जेक्शन आता है कि लॉ के अंदर हमेशा मतलब क्वेश्चन डिफिकल्ट आता है, लॉ को कैसे पास करेंगे, लॉ में पास नहीं कर पाएंगे, बहुत डिफिकल्ट है, क्वेश्चन को घुमा के बोलता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। CMA इंस्टीट्यूट के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है लॉ एंड एथिक्स के अंदर, और लॉ एंड एथिक्स एक ऐसा पहला सब्जेक्ट है जहां पर एग्जामिशन लाना बहुत बहुत इजी है, और सिक्योर एग्जामिशन इज वेरी वेरी इजी इन लॉ पेपर, राइट। सो डोंट वरी, आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है और बार बार रिवीजन करना है, और MCQ को ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि MCQ में जो 25 मार्क होता है, अगर वहाँ से अगर 22 या फिर 23 मार्क मिल गया तो फिर एग्जामिशन पक्का। तो ट्राई करें कि MCQ जितना है पूरा मार्क्स टू मार्क्स सब कुछ ठीक रहे। एवरेज मतलब 1 या 2 मार्क्स तो गलत हो सकता है, जैसे कि मेरा 25 मार्क्स से 22 मार्क्स आया है, तो ऐसे ही 1 to 2 मार्क्स तो गलत हो जाएगा, लेकिन फुल टू फुल 22 या फिर 23 मार्क्स तो मिल जाएगा, राइट। तो ऐसे ही MCQ में फोकस करना है, और बाकी जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है वहाँ पर आपको पूरा पॉइंट टू पॉइंट ठीक ठाक लिखना है, तो फिर मार्क मिलेगा, राइट। सो दिस इज इट ऑल अबाउट सर्टिफाइड कॉपी ऑफ आंसर शीट फॉर लॉ एंड एथिक्स पेपर नंबर 6 CMA इंटर ग्रुप 1। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, hit the like button, subscribe button and share with your friends, so that I will be more motivated to share like all such important videos, right? So this is it all about from my side. Thank you so much for your time, thank you so much for your support, and happy studying.